वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इससे पहले मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं आपके लिए 7 वीडियो डाल चुकी हूँ जो आदिकाल से संबंधित है, और ये आदिकाल का प्रकरण 3 चल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। हमने कल ये पूरा दोहा पढ़ लिया था, जो इससे दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल ह गुण वावरो गुण समुंद सम ससभान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है: प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्म राखु नाम अनूप। पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारी पायन सुरन के सुर सहित स्तुति कौन, तासु वंश प्रशंस में भौचंद चारु नवीन। भूप पृथ्वी राज दिन्हो तिन्हे ज्वाला देश, तन ताके चार किनो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुण चंद ता सुतशिल चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पुरन भयो अद्भुत रूप। रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय। आगरे रही गोप चल में रहो सा सुत वीर, पुत्र जन्मे सात ताके महाभट गंभीर। कृष्ण चंद उदार चंद जू रूप चंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भेद सुखदाई। देवचंद प्रबोध ससुरित चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथ की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद नमूने के लिए दिए जाते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित हुग सुदेश। संभ निरेश चहु आन थान, पृथ्वीराज तह राजंत भान। समरी नरेश सोमेश पूत, देवत रूप अवतार धत। जिहि पकरी सह साहब लीन, तिहु बेर करिय पानी पहीन। सिंगिनी सुसद, गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कड़ दास बद भेदंत तीर। मनहु कला ससभान, कला 1600 बनिए। बाल बैस सचिता समीप, आप्रीत रस पिनिय। विगसी कमल स्त्रिंग भंवर, बेनु खंजन मृग लुटिय। हीर कीर अरुबिंब मोती, नखी सिक अहि घुटिय। कुटिल के सुदेश पोह, परिचियत पिक सद। कमल गंध वसंद हंस गति, चलिए चलित मंद मद। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, न स्वाति बूंद जस। भमर भवरी बबहि बुलहई सुभाव, मकरंद बास रस। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग, लिखी कग्गर दिनो। लगन बरब रुचि सरस, दिन द्वादश शशि निन्यो। सह 11 अरु 30 सास, संवत पर मानहा। जो प्रीति कुल सुध बरन, बरी रखहु प्राणहा। दिखत दिठित उचरिय वर, इक चल
घल्लक विलंब न करिए। अलगार रयनी दिन पंची जो रुक्मिनी कनहर बरिए। संगह शशिय लिय सरस सहसबाल। रुक्मिणीय जे लज्जत मराल। पुजियई गौरी शंकर मनाए। दक्षिणहि अंग करी लगिय पाए। फिरी देशी देशी पृथ्वीराज राज हसी। मुंद मुंद चरपटत लाज। भज्य घोर निशान राम चौहान चहो दिस सकर। सकल सुर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस। उद्दित राज पृथ्वी राज बाग मनोलग ओ वीर नट। कढ़त तेग मन बेग लगत मन बिजु झट घट। थकी रहे सुर कौतिक गगन रगन मगन भई सोन भर। हदि हर्षि वीर जग्गे हुलसी हु रेउ रंग नवरत वर। घुरासान मुलतान कंधार मीर बलश स्यों बल में तेग चूक तीरम। रुहंगी फिरंगी हलबी सुमानी। ठट्टी ठट भलोच ढाल निशानी। मंजारी चषी मुक्का जम्बुक लारी। हजारी हजारी हुक्के जोध भारी। भट्ट केदार मधुकर कवि। अब ये आपके आगे मधुकर कवि जो है, जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, इनका संवत फ्रेंड्स ये है 1224 से 1243। इसको नोट्स कर लीजिए। मधुकर कवि भट्ट केदार जो है, जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। अब फ्रेंड्स ये नोट कर लो, जय मयंक जस चंद्रिका, ये पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में कि किसका ग्रंथ है। ये मधुकर कवि ने लिखा है, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानी थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राज्य काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद पर के प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमदिदेव जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। अब सिक्स्थ कवि आ गया फ्रेंड्स, ये जगनीक, जिसका संवत काल है 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में, आपको फ्रेंड्स ये तो पता ही होगा, आला जो है वो उत्तरी भागों में गाया जाता है। ये उत्तर के ही रहने वाले थे। इन्होंने जो उदल और आला के लिए एक वीर चरित्र लिखा है, तो वहाँ पर इसलिए आधा गाया जाता है। उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स, आल्हा बरसात में गाए जाते हैं। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हेत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी।
12 बरिस ले कुक्कर जिए, इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, नोट्स कर लो। 12 बरिस ले कुक्कर जिए, ओ तेरे ले सिए सिंगार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों, देशों और जातियों के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। आला का बेसवाड़ा केंद्र है फ्रेंड्स, नोट्स कर लो। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय के सर्वसाधारण आला खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमार के सामंत थे और बना पर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आला खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। श्रीधर सहमंत कवि आ गए फ्रेंड्स। इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की। एक पद नीचे दिया जाता है। बड़मई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जगिया जंगिया, सुर करहई रण सही आणई, समूहिर सरस रसी समरंगिया। कल कली ही का हल कोडी, कल रवि कुमल का अर्थ है रही, संचरई संक सुरतान साहन, साहसी सभी संग रही। ये फ्रेंड्स संदर्भ दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लो, जैसे आप करना चाहें। मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ इस पेज का, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या इसको नोट कर लो। ये संदर्भ में भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। ओके फ्रेंड्स, आज ये प्रकरण ख़त्म हो गया है और ये आज 4th प्रकरण भी हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसको जितना हो सकता है कर लेते हैं। ये आदिकाल का 4था प्रकरण है, फुटकल रचना है। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है फ्रेंड्स कि आदिकाल में जो है 4 प्रकरण है और पहला प्रकरण भी आपने पढ़ लिया था। लास्ट में मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगी, पहले आप ये फुटकल रचनाएं देख लीजिए। प्रकरण 4 में जो है इसमें फुटकल रचनाएं दी हुई है। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं कि दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति, इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है, लेकिन साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की और मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन आ चुकी है यूजीसी नेट में फ्रेंड्स। ये मैंने पेपर दिया था तब भी आई थी और उससे पहले भी आई थी और अब भी कई बार रिपीट हो चुकी है। इसको नोट कर लो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की और मानो किसी की ओर ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश, भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक की लाइनें इंपॉर्टेंट है। अब 8वें कवि आगे खुसरो। पृथ्वीराज की मृत्यु
संवत 1249 के 90 वर्ष के पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। इसको फ्रेंड्स खुसरो को ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये कवि। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सोरसैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोल चाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सकूने में भी मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। ये ब्रज नोट्स कर लो, गीतों और दोहों की भाषा जो है खुसरो की, वो ब्रज और मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियां में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई है। इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि यह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी घर में, चला, समाया के स्थान पर चलिया, चलिया समाया, उनमें आई के स्थान पर उनमें आई, झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ बसिठ आदि रूप इठ इष्ट इठ इठ बसिठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आज भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियां के छंद टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। फ्रेंड्स, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट में। ये पूछी इस तरह से पूछी जा चुकी है कि ये लाइनें किसने कही है, और ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है, नोट कर लो, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की कही हुई लाइनें बहुत आती है फ्रेंड्स। पहले भी मैंने आपको जो पैराग्राफ बताया वो भी ऐसे ही पूछा गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकरण में राजवंश शुक्ल के इतिहास में। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये इतिहास ही पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट पता लग जाए। और जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ना इस इतिहास के बाद में, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही चुटकियों में हल कर लोगे। इसलिए फ्रेंड्स को ध्यान से सुनो और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात मेरी छूट गई ना, जो मैं आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, अगर वो छूट गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएंगे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है।
अब नीचे जो है खुसरो की पहेली के बारे में बताया गया है। ये एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका आपको पहेली बतानी है। ये आकाश है। एक नार ने अचरज किया। ये तो सब वैसे वैसे भी ना बहुत ज़्यादा चली हुई हैं, सब आपस में, वैसे बच्चे भी बचपन में बहुत गाया करते थे, पहेली पूछा करते थे। जैसे एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए, पायजामा। अरत तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इसके इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। चुक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। चाम वा मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंभी आवत ऐसे, वाए जीव बसत है कैसे। अब नीचे दोहे और गीत दिए गए हैं। ये ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रहन सुहाग की, जागी पी के संग, तन में रोगन पीऊ को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी चाल। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई धावे तेई तेई फल पावे। मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। जे हाल जिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। की ताबे हिजाना दारम, ए जो न लेहू काहे लगाए छतिया। सबाने हिजा दराज चू, जुल्फ व रोजे वसरत, वसलत चू उम्र कोताहत। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। अभी नौवे कवि आगे विद्यापति। अपभ्रंश के अंतर्गत उनका उल्लेख हो चुका है, पर इसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावलियां है। फ्रेंड्स, विद्यापति अपनी पदावलियों की वजह से ही मैथिल कोकिल कहलाए थे। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर। फ्रेंड्स, में जब ये हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो जाएगा, तब मैं आपके लिए ये भाषा का विकास भी डालूंगी। वो यूजी पीजी के लिए भी है और यूजीसी नेट के लिए भी है। ओके फ्रेंड्स, अभी आप मैं इसलिए जल्दी से जल्दी ये डालना चाहती हूँ, ताकि आपकी जो यूजीसी नेट का पेपर हो, उससे पहले मैं काफ़ी सारा सिलेबस डाल सकूँ, जिससे आपका नेट में आपको मदद मिल जाएगी। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं दिया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली बागड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बेसवाड़ी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गइल, गइल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावलियां पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है। अब ये फ्रेंड्स नोट कर लो, विद्यापति के पद जो वो ज़्यादातर श्रृंगार के हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में भी नहीं।
विद्यापति की कृष्ण भक्तों की परंपरा में समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के फ्रेंड्स, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसको भी नोट्स कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इसे भी ऐसे ही पूछा गया था कि लाइन किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के सिंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में गोलोक में नित्य मानी गई है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, मतलब शिव सिंह के यहाँ पर रहते थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन भय धीरे, सपनहु रूप बचन इक भाषिय, मुख से दूरी करू चीरे, तोहर बदन सम चार। ये विद्यापति की लाइन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, ऐसे पूछी जा सकती है किसकी लाइन है। तोहर बदन सम चांद होहती, नाही केओ जतन बिहि केला, कै बेरी काटी बनावल नव कै, तेओ तुलित नहीं बेला, लोचन सा कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए लुकेल नहा, जल महा पंकज निज अपन माने, भन विधापति सुनु भर जोवती, ईसम लक्ष्मी जमाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देह प्रतिमाने, काली कहल पिय सांझहि रे, जाई भी मई मारू देश, मोहे अभागिली नहीं जानल रे, संग जई तवई जोगिनी बेस, हृदय भड़ दारुण रे, पिया बिनु बिरही ना जाई, एक सैन सखी सूतल रे, अछल भल्लभ निसि भोर, ना जानल कत खन तज गेल, गेल रे बिछुरल चकवा जोर, सुनी सेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोय आजी, बिनती करहु सुस हेलिन रे, मोहि देहि अगी रहा साजी, विधापति कवि गावल रे, आवी मिलत पिय तोर, लखीमा देई बर नागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। जैसे लास्ट की दो लाइनें हटा देंगे जिससे विद्यापति का पता लग रहा है ना, या ये पूछ लेंगे ये किसके लिए कही है इन्होंने। ऐसे कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली आप कर लेंगे फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से पेपर आता है और किस तरह से बनते हैं पेपर। इसलिए आप पुराने पेपर भी देखिए फ्रेंड्स, जितने भी पुराने पेपर हैं उनको आप नोट करें, इसमें से देखिए कौन से क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के ना जमने तक तो उन्हें हरा कर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयगाह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। वैसे ही फ्रेंड, जैसे जैसे समय काल के अनुसार साहित्य में चेंजेस तो आते ही रहते हैं, इसी तरह साहित्य में भी चेंजेस आए हैं, वो आगे आपको पता चलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज ये आपका पूरा आदिकाल फिनिश हो चुका है और कल हम भक्ति काल शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, शेयर
शेयर जो होता है वो शेयर करने से ना आप दूसरे की केयर करेंगे तभी आपके लिए भगवान आपके लिए रास्ते खोलेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप शेयर नहीं करेंगे, दूसरे के लिए भी आपको सोचना चाहिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे बंदों को कैसे पता चलेगा, जो स्टूडेंट और पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो मैं आपको बता दूं आपका डेफिनेटली ये यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। पूरी अच्छे से तैयारी करो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते जाइए, और खुद भी जैसे आप वीडियो से पढ़ते हैं उसके बाद आप अपनी बुक से भी पढ़िए, और फिर आप देखिए कि आपको कितना कुछ आ जाएगा। आप जैसे जैसे डेली डेली पढ़ाई करेंगे ना, जितना भी आपको टाइम मिलता है फ्रेंड्स उसी तरह तैयारी करते जाइए। आपको बहुत अच्छे से आपको मन लगने लग जाएगा पढ़ने में फ्रेंड्स, अगर आप डेली पढ़ेंगे तो। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे ना, आप डेली पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप एक दिन भी नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर आपको अगले दिन उससे डबल पढ़ाई हो जाएगी अगर आपकी एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो। ये मेरे साथ भी हुआ है फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है। इसलिए मैं आपको अपने अनुभव बता रही हूँ, और आप देखना आप ज़रूर कामयाब होगे। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल कल फिर मिलेंगे। और आपको बता दूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ये आपका ही चैनल है, आपके लिए है। अगर आप लाइक करेंगे फ्रेंड्स तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा वीडियो डालूँगी। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते, बस वीडियो देखी और छोड़ दी। ऐसे नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आगे से वीडियो कैसे बनाऊँगी? अब मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।